Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samra Siddiqui and welcome to the lecture 7 part 2 of software requirement engineering, which is managing change with requirements. So far we have discussed about change in requirements, like different types of change. We discussed about formal change and informal change. We discussed that in the case of formal change, what happens? A formal change request form is submitted. Change request form is submitted, and if we are going to accept the change, there should be a flexibility in resources, like flexibility in time and flexibility in resources like budget. But if there is an informal change, that would be more problematic, as it is not as such subjected to the increase in timeline, or we can say budget. So formal change is the change in which first we have to investigate whether the feature which is to be added as part of being a change is a critical feature or important one. If there's a critical feature, then we have to accept that feature. We have to add that feature in our project in the first version with some changes in the deadline and the cost if required. But in case of important feature, we will discuss about this. Sometimes we have to accept this, sometimes we have to add it in next version. Next is the informal change. In informal change, we were discussing about different factors which results in the form of informal change. So we discussed about direct customer request to programmers, in which the customer directly approaches to programmers as being sort of friends or colleagues, and they request certain features to be added. Functionality inserted by the programmers with consideration of what is good for the customer. Like अगर हम being a customer, being a programmer, coding कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अब with our experience हम decide कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा feature होगा जो अच्छा business produce कर सकेगा, ठीक है, या कौन सी ऐसी चीज होगी जो कि necessity होगी, जो customer being non technical हमें नहीं बताया किसी ने. For example, अगर मैं एक employee management system की बात करती हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉयज से रिलेटेड सारी डिटेल्स सेव हुई होंगी, ठीक है, लाइक उनका लीव रिकॉर्ड होगा, उनकी अटेंडेंस होगी, ठीक है, यानी लीव रिकॉर्ड का मेरा मतलब ये है कि कौन सी टाइप ऑफ लीव्स कितनी रह गई हैं, कितनी उन्होंने कर ली हैं, ठीक है, उनकी डेली अटेंडेंस का रिकॉर्ड होगा, उनकी सैलरीज, उनके ऑनरेरियम, इसका मतलब है उनका ओवरऑल हर चीज का रिकॉर्ड मैनेज हो रहा होगा, ठीक है. अब कस्टमर ने आपसे कहा है कि इसमें ऐड इन्फो, यानी अगर एक कस्टमर का एक दफा प्रोफाइल बना हुआ है या एक एम्प्लॉय का एक दफा प्रोफाइल बना हुआ है, तो ऐड मोर इन्फो या ऐड इन्फो का एक टैब हमने बनाना है या एक ऑप्शन देनी है. अब बीइंग अ प्रोग्रामर, हमारे माइंड में ये चीज आ सकती है कि अगर आप ऐड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो लेट्स से अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंटर किया है तो वो एडिट भी कर सकता है, ठीक है. कस्टमर ये एडिट की फंक्शनैलिटी देना भूल गया है ड्यू टू सम रीजन, बीइंग नॉन टेक्निकल, या उसके माइंड में नहीं रहा, या उसको लग रहा था ये शायद ऑप्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो बीइंग अ गुड प्रोग्रामर, आपने सोचा कि नहीं ये ऑप्शन होनी चाहिए और आप ये कस्टमर के लिए अच्छी होगी, ठीक है, मेरा भी प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट टाइम कस्टमर फिर मेरे पास आएगा कि अपनी इनकी वजह से एक अच्छा मुझे एज मिला है, तो हम इस तरह की फंक्शनैलिटी इंसर्ट कर देते हैं. अब एडिट की फंक्शनैलिटी, आपने कहा कि मैंने क्यूरी लगाई है ऐड की, तो एडिट की क्यूरी भी मैं लगा लूंगी, ठीक है, इतना टाइम तो नहीं लगेगा. तो इस बेस पे आपने खुद से कोई फीचर ऐड कर दिया. तो रिसर्च ये कहती है कि बेसिकली ये जो फीचर्स कुछ हम खुद ऐड करते हैं, कुछ हमसे कस्टमर रिक्वेस्ट कर देता है. सो ये चीजें हमारा स्कोप 50 से 100 टाइम्स या 50 से 100% तक हमारा स्कोप बढ़ा देती है. नेक्स्ट इज प्रोग्रामर ईस्टर एग्स, ठीक है. ईस्टर एग्स इज, यू कैन से, एडिड बाय प्रोग्रामर फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, ठीक है. बेसिकली टेस्ट, अगर जो प्रोग्रामर है उसने टेस्टिंग करनी है तो उसके पर्पसेस के लिए, या आप कह सकते हैं डीबगिंग करते हुए, समटाइम्स प्रोग्रामर कोई वेरिएबल ऐड कर लेता है या कोई लाइन ऑफ कोड ऐड कर देता है जो उसके हिसाब से शायद उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैंने इन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने 10 असाइन कर दी,
ठीक है। उसके बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी और प्रिंट स्टेटमेंट के बाद मैंने उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा रही हूँ मैं ए को, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जब आपने ये बेसिकली सिर्फ लूप के अंदर आपने डिस्प्ले करा दिया एज पार्ट ऑफ बीइंग अ चेक, ठीक है, एक चेक लगाने के लिए कि कंट्रोल मेरा लूप के अंदर मूव कर रहा है या नहीं, किसी भी लूप की हम बात करें, अगर आपने ये चीज चेक करनी है कि हमारा कंट्रोल लूप में जा रहा है या नहीं, या एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं लूप, तो हम इस तरह का एक टेस्टिंग के लिए कोई वेरिएबल बना सकते हैं टेम्पररी, जिसको बाद में हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने सी आउट ए लेट्स से एक स्टेटमेंट दी, फिर आपने कहा कि इसको खत्म कर दें, ठीक है मेरी टेस्टिंग हो गई है, ये चीज आपने लिखे रहने थी, ठीक है, डिक्लेरेशन, क्योंकि डिक्लेरेशन हमें पता है आउटपुट पे कुछ भी शो नहीं करता जब तक कि उसको हम सी आउट नहीं कराते या प्रिंट नहीं कराते। सो बेसिकली यही इशू होता है कि बाद में ये आपके लिए इशू कॉज कर सकता है। सो ये भी एक सॉर्ट ऑफ टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है जब हम कोई नया फीचर ऐड करते हैं और उसकी वजह से ईस्टर एग्स का फिनोमेना आ जाता है। दैट इज बेसिकली ऑन प्रोग्रामर्स एंड। रिफाइनिंग सिस्टम डेफिनेशन, ठीक है। अब एक दफा हमने डिफाइन किया था सिस्टम को बाय मींस ऑफ सम फीचर्स, बाय मींस ऑफ अ बेस लाइन हमने सिस्टम को डिफाइन कर दिया था। नेक्स्ट स्टेप इज रिफाइनिंग द सिस्टम, यानी एक सिस्टम एक दफा बन गया, अब हम उसको रिफाइन कर रहे हैं। सो लुकिंग डीपर इनटू द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर की या फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एक डेफिनेशन ऐड की है, सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी दैट मस्ट बी मेट और पोजेस्ड बाय अ सिस्टम or a system component to satisfy a contract, standard, specification or other formally imposed documentation, ठीक है। बेसिकली ये कोई फंक्शनैलिटी है, कोई रिक्वायरमेंट या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जिसको हम कहते हैं कि एक सिस्टम ने लाजमी उसको पोजेस करना है या सिस्टम के अंदर ये चीज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? टू सेटिस्फाई अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, हम कह सकते हैं एसआरएस है, एसआरएस में हमने सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स या फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, ठीक है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए किसी स्टैंडर्ड को, लेट्स से हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो IEEE के किसी स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रही है, ISO के किसी स्टैंडर्ड पे है या CMMI के किसी स्टैंडर्ड पे है, तो उसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि वो उसको मीट करना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशन सिंपली मीन्स जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है कि कहीं पे हमने रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन किया हुआ है, उसको मीट करना। और अदर फॉर्मली इम्पोज्ड डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मली इम्पोज्ड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि लेट्स से कस्टमर आपसे ये कहता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर आपने बना के देना है, ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर आपने इस तरह से बना के देना है कि उसने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको दिखा दी, ठीक है, या आपको एक उसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बता दी, या उसने आपको एक सॉर्ट ऑफ प्रोटोटाइपिंग की एक रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट दिखा दिया जिसमें प्रोटोटाइप्स बने हुए हैं, ठीक है, और प्रोटोटाइप्स में उसने यहाँ पर डिफरेंट कंट्रोल्स शो किए हुए हैं कि ये इस जगह पर लिखा हुआ आएगा, लेट्स से बुक माय ऑर्डर, ठीक है, इस तरह से ही होना चाहिए। फिर उसकी जो एंट्री हमने करनी है, लेट्स से उसने हमें एक ऑप्शन दे दी कि आपने इस तरह से एक बॉक्स लगाना है और उसकी इस तरह ही की शेप होनी चाहिए, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी सपोज कर सकते हैं कि उसका कलर भी ये वाला होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हो एंटर ऑर्डर या एंटर ऑर्डर आईडी, ठीक है। बेसिकली यूं कर लेते हैं इसको कि ट्रैक माय ऑर्डर, ठीक है, और एंटर ऑर्डर आईडी। अब उसने आपको ये प्रोटोटाइप दे दिया और उसने कहा कि मुझे एग्जैक्टली इसी तरह का इंटरफेस चाहिए जैसा ये प्रोजेक्ट मैंने पहले बनवाया है, ठीक है, ये उसका प्रोटोटाइप है, ये उसकी रिपोर्ट है, इसमें प्रोटोटाइप्स देखें और मुझे एग्जैक्टली इसी तरह की चीज बना के दें। इट मीन्स कि हमें एक फॉर्मली डॉक्यूमेंट इम्पोज कर दिया गया है, उसके हिसाब से हमने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। Features and use cases sufficient to understand the system at a macro level view. Again, हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक ऐसा फीचर है या यूज केसेस हैं जो कि सिस्टम को हमें मैक्रो लेवल पे बताते हैं। बेसिकली 2 लेवल्स होते हैं, ठीक है, सिस्टम के, जिसमें हम सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। एक होता है मैक्रो लेवल व्यू और एक होता है माइक्रो लेवल व्यू। नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मैक्रो एंड माइक्रो लेवल व्यू? जो मैक्रो लेवल व्यू होता है वो बेसिकली ये कहता है सिस्टम को एब्स्ट्रैक्ट वे में बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ऑर्डर बुकिंग, ये एक फीचर है, ठीक है, और ये मेरे सिस्टम को एक एब्स्ट्रैक्ट वे में या मैक्रो लेवल व्यू देगा, ठीक है।
अब अगर मैं इसको माइक्रो लेवल व्यू पे देखती हूँ, यानी कि इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मैक्रो लेवल व्यू कौन देता है, हमें फीचर्स देते हैं। और अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या बताती है, रिक्वायरमेंट्स ये बताएंगी कि रजिस्टर्ड, इसके अंडर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। रजिस्टर्ड कस्टमर कैन सिलेक्ट अ प्रोडक्ट, ठीक है, टू ऑर्डर। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि वो साथ में प्रोडक्ट के साथ उसकी क्वांटिटी भी सिलेक्ट करेगा टू ऑर्डर। फिर उसके बाद कंफर्म ऑर्डर को जब कंफर्म कर लेगा तो उसका ऑर्डर बुक हो जाएगा। सो दैट गिव्स एक्चुअली अ माइक्रो लेवल व्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। ये माइक्रो लेवल व्यू देता है और ये हम कहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। फीचर्स कौन से होते हैं, जो मैक्रो लेवल व्यू देते हैं। रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, जो माइक्रो लेवल व्यू देती हैं। सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर दोज थिंग्स दैट द सॉफ्टवेयर डज ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर। हम कह सकते हैं यूजर के बिहाफ पे जो जो काम हमने परफॉर्म करना है वो हमारी फंक्शनैलिटी या हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। सॉफ्टवेयर सिस्टम का बिहेवियर है, सॉफ्टवेयर सिस्टम का बिहेवियर क्या होता है। डेविस सजेस्ट दैट वी नीड 5 मेजर क्लासेस ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू फुली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। किसी भी सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये 5 चीजें बेसिकली रिक्वायर्ड हैं, जिसके बेसिस पे हम उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, इनपुट्स टू द सिस्टम, ठीक है, आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम, फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। फंक्शंस बेसिकली मींस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस, जो भी हम इसमें अप्लाई करेंगे टू ट्रांसफॉर्म अ प्रोडक्ट फ्रॉम वन टू अनदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट है, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, ठीक है, तो किसी फंक्शन की बेस पे आपने जो वैल्यूज थी उनकी समरी क्रिएट कर दी और वो आपने डिस्प्ले करा दी, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शंस है या फंक्शनैलिटी है जिसकी बेस पे हमारी इनपुट आउटपुट में ट्रांसफॉर्म होके आ रही है। एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम, एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम इन्वायरमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड होगी। सॉफ्टवेयर सिस्टम बिहेवियर के अंदर जैसे ये सिस्टम है जिसको हम अपना टारगेटेड सिस्टम कह रहे हैं या सोल्यूशन सिस्टम कह रहे हैं, जो फाइनल सिस्टम है जो हमने बनाना है, इसमें कुछ इनपुट्स आएंगी, ठीक है, और इन इनपुट्स की बेस पे हम आउटपुट्स जनरेट करेंगे, ठीक है। यानी हमने कोई इनपुट दी, इसके अगेंस्ट पे आउटपुट जनरेट होगी। अब इसके साथ साथ कुछ चीजें और होती हैं जैसे कि फंक्शंस, ठीक है। अब फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस हैं। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपकी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है तो बेसिकली कोई फंक्शन होंगे जिसकी बेस पे आप ट्रेंड्स निकालेंगे। आपने इनपुट दी करंट सेल्स, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, सेल्स इन स्टॉक एक्सचेंज, आई एम लेट्स से वी टॉक अबाउट ट्रेंड्स इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, सेल्स ट्रेंड्स की बात करें तो इनपुट्स में हमने जो कस्टमर के ऑर्डर्स थे वो दिए, ठीक है, और सिस्टम में कुछ फंक्शनैलिटी थी या कुछ फंक्शंस थे जिसकी बेस पे हमें एक समरी मिल गई कि प्रोडक्ट नंबर 1 5 लोगों ने ऑर्डर की थी, प्रोडक्ट नंबर 2 10 लोगों ने ऑर्डर की थी। इट मीन्स कि ये किसी फंक्शन की बेस पे इनपुट आउटपुट में ट्रांसफॉर्म होके शो हो गई। उसके बाद 2 चीजें हैं, एक होते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम और एक होते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम इन्वायरमेंट। एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम का मतलब है वो जो टारगेटेड सिस्टम या सोल्यूशन सिस्टम है उसके कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे। उसके एट्रीब्यूट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है, थ्रूपुट है। बेसिकली ये वो चीजें हैं जो हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उन्हीं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम भी कह रहे हैं। बेसिकली है ये हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम, यहाँ पर 3 मेंशन किए हुए हैं, आप कोई भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मेंशन कर सकते हैं, सो ये हमारे सिस्टम के एट्रीब्यूट्स में आएगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम इन्वायरमेंट क्या है, अब इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम ये 2 पर्सपेक्टिव्स में बात कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम इन्वायरमेंट की। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो उस पर बहुत इंपॉर्टेंस इस चीज की होती है कि ये किस इन्वायरमेंट में जाके ऑपरेट होगा। अब इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि सिस्टम इन्वायरमेंट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें हमारी एप्स, जो हम एप्स बनाते हैं वो आपकी डेस्कटॉप ऐप भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो या हम ये समझे कोई मोबाइल ऐप बना रहे हो, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शंस है। वेबसाइट तो सब पे चल जाती है लेकिन उनका तो लोकल डेटाबेस भी नहीं होता ना, मोस्ट प्रोबेबली उसका कोई सर्वर ही होता है। डेस्कटॉप ऐप या मोबाइल ऐप की अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो हम ये देखते हैं, हमने माइंड में रखना होता है कि अगर कोई ऐप हम मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो मोबाइल की मेमोरी लिमिटेड होती है, ठीक है। डेस्कटॉप की मेमोरी
ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैं मोबाइल ऐप बनाना चाहती हूँ तो मुझे मेमोरी कंस्ट्रेंट्स को हमेशा अपने माइंड में रखना है, ठीक है, कि इस केस में मेमोरी कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। सो मोबाइल ऐप बनाते हुए हमें अपने माइंड में रखना है कि कुछ मेमोरी कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। तो इट मीन्स कि जब हम अपनी ऐप बनाते हैं तो हमें अपने माइंड में इस मेमोरी कंस्ट्रेंट्स को रखते हुए वो ऐप बनानी होती है। सो वी कैन से सिस्टम एनवायरनमेंट बेसिकली मीन्स स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड प्लेटफॉर्म, लाइक उसकी मेमोरी क्या है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, जो टारगेटेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसकी मेमोरी कितनी है, उसकी डिफरेंट और चीजें, ये सारी चीजें हमने अपने माइंड में रखनी होती हैं। इसकी बेस पे हमने सिस्टम को डिजाइन करना होता है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि उस सिस्टम के, टारगेटेड सिस्टम के यूजर्स कौन से हैं। तो यूजर्स का मतलब ये कि अगर मैं कोई ऐप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्च कर रही हूँ जिसमें लेट्स से हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, और वो जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस के लोग हैं या किसी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हें कंप्यूटर का, उन्हें सिस्टम का नो हाउ होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है हम कोई ऐसा इंटरफेस भी बना सकते हैं, हम थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास प्रिविलेज हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हम कोई ऐसी ऐप बनाते हैं जो लेमैन, ऐसे यूजर्स के लिए हैं जो लेमैन हो, मींस वो अपनी तरफ से अपना काम फुल फ्लेज परफॉर्म करें, लेकिन ऑफिस वर्क करें, अच्छा काम करें, लेकिन कंप्यूटर की उन्हें नो हाउ नहीं, तो उस केस में क्या होगा, हमें हमेशा सिंपल एंड इजी टू यूज इंटरफेस रखना होगा, ठीक है, क्योंकि बैक एंड से तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन सा काम कैसे हो रहा है, लेकिन इंटरफेस के साथ उनकी डायरेक्ट कोलैबोरेशन है। सो वी हैव टू यूज सम सिंपल एंड इजी टू यूज इंटरफेस ताकि उनके लिए आसानी हो। तो ये जो सिस्टम एनवायरनमेंट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है वो ये है कि जो टारगेटेड प्लेटफॉर्म है उसके मेमोरी कंस्ट्रेंट्स और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, इन चीजों को हमने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम उसके यूजर्स को भी देख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, फीचर्स और रिक्वायरमेंट्स के दरमियान में। मैपिंग रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, दो चीजें होती हैं। जैसे अभी हमने बात की थी, जो फीचर्स होते हैं वो हमेशा लेस डिटेल्ड होते हैं, ठीक है, और वो हमें एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमें डिटेल्ड व्यू देती हैं अपनी प्रोडक्ट का, ठीक है, और या माइक्रो लेवल व्यू देती हैं। तो एक फीचर के अंदर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। जैसे ये दोनों चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली फीचर क्या होता है, सिंपल डिस्क्रिप्शंस ऑफ सिस्टम सर्विसेज इन ब्रीफ फॉर्म, ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये ब्रीफ फॉर्म को हम डिटेल में कर देंगे, एक्सप्रेस फीचर्स इन मच मोर डिटेल्ड टर्म्स, ठीक है। इसी तरह से फीचर के बारे में हम कह सकते हैं कि साइट्स फीचर्स इन यूजर्स लैंग्वेज, ठीक है, यूजर की अपनी लैंग्वेज में फीचर्स होते हैं, और रिक्वायरमेंट्स को हम कह सकते हैं एक्सप्रेस फीचर्स इन टेक्निकल टर्म्स यूजिंग वन और मोर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी फुलफिल्ड टू प्रोवाइड द फीचर्स टू द यूजर, ठीक है। इस केस में हम कह सकते हैं कि हम फीचर्स को जब टेक्निकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को यूज करते हुए, रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में करते हुए, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट बन जाती है। और रिलेशनशिप एग्जाम्पल से एक डिस्कस कर लेते हैं इसका रिलेशनशिप। सपोज वी आर डेवलपिंग अ डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम हम बना रहे हैं जिसका पर्पस बेसिकली ये है कि ये हमें डिफेक्ट ट्रेंड्स बता रहा है, ठीक है, बिहेवियर बता रहा है या ट्रेंड्स बता रहा है जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसके, मींस ये हमें बताएगा कि इस महीने में लेट्स से ये आपका अगर सितंबर है, ठीक है, या अक्टूबर है, तो वो हमें बताएगा कि सितंबर में इतने डिफेक्ट्स आए थे, डेवलपर ए ने सितंबर में इतने डिफेक्ट्स आए थे, फिर अक्टूबर में कितने डिफेक्ट्स आए थे। सो बेसिकली वो उसकी समरी या उसके ट्रेंड दे रहा है कि कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देगा या इसके रिजल्ट में कोई ग्राफ जनरेट करेगा या कोई रिपोर्ट जनरेट करेगा। तो देखिए फीचर क्या लिखा हुआ है, इट इज अ बैकबोन ऑफ अ रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज ट्रेसेबिलिटी। जैसे हमने बात की, ट्रेसेबिलिटी का मतलब है हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शंस में ट्रेस कर रहे होते हैं अपने डिफेक्ट्स, जितने डिफेक्ट्स हैं या जितने प्रॉब्लम्स हैं वो हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में ट्रेस कर रहे होते हैं। सो फीचर, सबसे पहले थिंक अबाउट द नंबरिंग, ठीक है, यहाँ पर फीचर 30 है
30th नंबर फीचर है तो मैं इसको F30 या फीचर 30 का नंबर दे सकती हूँ। इसके अगेंस्ट जो रिक्वायरमेंट होगी दैट इज SR 30.1, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट 30.1, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट 30.2, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट 30.3। इससे मुझे देख के पता चल रहा है कि ये फीचर नंबर 30 के अगेंस्ट ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। Defect tracking system will provide trending information to help the user assess project status। ठीक है, वो स्टेटस के बारे में हमें बताएगा, यानी कोई ऐसा सिस्टम ट्रेंडिंग इंफॉर्मेशन देगा कि हम प्रोजेक्ट का स्टेटस देख सकेंगे कितने ट्रेंड्स हैं और क्या किस तरह से हमें स्टेटस शो होता है। अब इसको अगर हमें देखें तो हमें ये आइडिया होता है कि जो स्टेटस है स्टेटस का कंफर्म नहीं है, स्टेटस कैसे शो होगा? क्या कोई स्टेटस को शो करने के लिए क्या कोई ग्राफ होगा, क्या कोई हिस्टोग्राम होगा, ट्राई चार्ट होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें रिक्वायरमेंट देगी। ट्रेंडिंग इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इन हिस्टोग्राम रिपोर्ट शोइंग टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड डिफेक्ट्स ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, उसने हमें बता दिया कि टाइम को एक्स एक्सिस पे शो करा दें, डिफेक्ट्स को वाई एक्सिस पे शो करा दें। नेक्स्ट इज द यूजर कैन एंटर द ट्रेंडिंग पीरियड इन यूनिट्स ऑफ डेज, वीक्स और मंथ्स। ठीक है, कि आप जो टाइम पीरियड एंटर करते हैं या ट्रेंडिंग पीरियड एंटर करते हैं वो आप डेज की फॉर्म में भी कर सकते हैं, वीक्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं और मंथ्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से एक्स एक्सिस पे टाइम देना है, वाई एक्सिस पे डिफेक्ट्स देने हैं। ठीक है, और जो ट्रेंडिंग पीरियड है वो आप डेज, वीक्स या मंथ्स किसी भी यूनिट में दे सकते हैं। सो एन एग्जाम्पल ट्रेंडिंग रिपोर्ट इज शोन इन फिगर 1। अगेन अगर आपको लगता है कोई फिगर अच्छा रिप्रेजेंट कर सकती है, जैसे हम प्रोटोटाइप्स बता देते हैं, इसी तरह अगर आपको लगता है कोई फिगर अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे सकती है तो वो हम फिगर की रिप्रेजेंटेशन भी एज इट इज लिख सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने फीचर्स और रिक्वायरमेंट्स का डिफरेंस देखा, सॉफ्टवेयर सिस्टम बिहेवियर और उसके जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमने देखे, और साथ में हमने ये स्टडी किया कि अगर चेंज है तो उसको मैनेज किस तरह से करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।